हेलो बच्चों, आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में कई प्रकार की इंथैल्पी मुझसे पढ़ी। बस बच्चों एक लास्ट इंथैल्पी रह गया था, दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट फिर भी एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसको जरूर पढ़ें। तो आइए चल के देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है भाई ये? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो बेटा, वैसे तो आपको मालूम है बच्चों की इंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल से। आपने जितनी भी इंथैल्पी अभी तक पढ़ी सभी में एक मोल का हम यूज कर रहे थे। चाहे इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, एक मोल को जला रहे थे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, एक मोल को बना रहे थे। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो, एक मोल को घोल रहे थे। बट ये एक ऐसा इंथैल्पी है जहां पर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। बोलो किसका यूज करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट का। ये पढ़ने से पहले एक पॉइंट आप, वैसे तो आपको मालूम होगा, फिर भी नहीं मालूम हो तो ध्यान रखिए। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का होता है बच्चों नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो एटलीस्ट ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट के। आप कहीं पर हाशिए में लिख लीजिएगा। अच्छा, आप चाहे तो इसका एक फार्मूला और भी बना सकते हैं। आपको मालूम है नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, तो आप इसके स्थान पर मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर अगर लिख दें तो डायरेक्ट एक फार्मूला ये भी आप बना सकते हैं। तो इसको पहले हाशिए पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक बार मैं देख लूं सब दिखाई पड़ रहा है। ओके ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पढ़। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस जब रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यहां पर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज गौर कीजिएगा गौर कीजिएगा, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 gram equivalent of acid is neutralized by base और वाइस वर्सा। क्या मतलब भाई इसका? सुनिएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को एक्सेस ऑफ बेस से न्यूट्रलाइज करवा दो, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को एक्सेस ऑफ एसिड से न्यूट्रलाइज करवा दो, तो जो भी इंथैल्पी चेंज होता है उसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइए समझते हैं, एसिड है, बेस है, इसमें कोई शक नहीं कि सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब मेरी बात सुनना सुनना बच्चों, इसमें भी कोई शक नहीं कि यहां पर जो एनर्जी निकलेगी कुछ ना कोई एनर्जी जरूर निकलेगी। अच्छा, अब इस एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब कहोगे तो वो सुनिएगा, आपने एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया और दूसरे को आपने एक्सेस में ले लिया, तो इसमें कोई शक नहीं है जो एक्सेस में वो हमारे किसी काम का नहीं होता, हमारे काम का होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को आप बेस से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं तो निकलने वाली इस एनर्जी को आप नाम देंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या आप इसको ऐसे समझ लें, आप ऐसे समझ लें कि एसिड है, आपने इसको बेस से न्यूट्रलाइज कराया, नो डाउट
सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और एनर्जी निकलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, एनर्जी निकलेगी। लेकिन इस एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब बोलोगे? सुनना, मान लीजिए अब की बार बेस आपने ले लिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को आप एक्सेस ऑफ एसिड से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? बेस होगा। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत आसान होता है। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। कॉफिशिएंट का बच्चों कोई रोल नहीं होता, कॉफिशिएंट का रोल होता है मोल में। ग्राम इक्विवेलेंट में कॉफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। तो देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को एक्सेस ऑफ एसिड से न्यूट्रलाइज कराया, तो अब आप इस एनर्जी को कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बात बच्चों क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बताया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करा दो या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज करा दो, तो जो भी एनर्जी निकलती है हम उसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अच्छा सुनना बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखें, सुनिएगा, एसिड को बेस से कराओ या बेस को एसिड से कराओ, बच्चों पूरा खेल तो लिमिटिंग रिएजेंट का है। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि एसिड या बेस में से जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है अगर उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता है तो निकलने वाली एनर्जी को हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूरा खेल किसका है? ये पूरा खेल है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट का। तो अब जरा देखिए, फील करिए, मान लो इन दोनों में से हम इसको लेके समझा रहे हैं, किसी को समझ सकते हो। सुनना, जब लिमिटिंग रिएजेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ तो जो एनर्जी निकली दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो फील करो, अगर लिमिटिंग रिएजेंट का 2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता तो एनर्जी कितनी निकलती? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का 3 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता तो एनर्जी कितनी निकलती? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का 10 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता तो एनर्जी कितनी निकलती? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई 10। कहने का मतलब यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं अगर उसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो उस प्रोसेस में टोटल कितनी एनर्जी निकलेगी ये आ जाएगा। हाँ बच्चों, आप इसके नीचे लिखिएगा, यहां से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, यहां से मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप समझ गए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट जब न्यूट्रलाइज होता है तो निकलने वाली एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो अगर सवाल आ जाए टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब न्यूट्रलाइज हुआ तो एनर्जी निकलती है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर। 2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होगा तो इंटू 2, 10 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होगा इंटू 10। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? यस, ये है एक बेहतरीन फंडा। ध्यान रखिए, ये समझ में तभी आता है जब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बेस से न्यूट्रलाइज कराओ या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का एसिड से न्यूट्रलाइज कराओ, जो भी एनर्जी निकलती है उसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट से बदल दिया जाए तो पूछा जाए कितनी एनर्जी निकलेगी, तो सिंपल क्या करना, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से मल्टीप्लाई कर देना। ओके,
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा बच्चे, अब यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। बात नंबर 1, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस बच्चों, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा बच्चों नेगेटिव होता है। बात नंबर 1। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग आपको मालूम है ना कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं? HNO3, H2SO4, HClO4 याद है आपको? और कौन कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं? फर्स्ट ए और सेकेंड ए के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, याद रखिएगा। इफ एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग देन enthalpy of neutralization is a constant value। तो बच्चों इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है इसकी वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है। हमें मतलब नहीं है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCl है या HNO3 है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है एंड इट्स वैल्यू इज माइनस साइन ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ऑफ चाहे एसिड चाहे बेस, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका पर इक्विवेलेंट। अगर आपको इसको किलोजूल में बदलना है तो आप अगर इसमें 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोजूल में भी आ जाएगा 57.1 किलोजूल पर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पूरा खेल लिमिटिंग रिएजेंट का है, ध्यान रखिए। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह इंथैल्पी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट पर मोल लिखते थे, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम पर इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि यहां पर भी हम पर मोल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको समझिए। राइट, मैं बता दूं व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड या बेस में से किसी एक का ग्राम इक्विवेलेंट 1 होना चाहिए, तो जो एनर्जी निकलती है उसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 13.7 किलो कैलोरी या 57.1 किलो जूल। राइट, टोटल एनर्जी कितनी निकली कैसे निकालोगे? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, जैसे आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको हटाने जा रहा हूं बच्चों, आप इसको लिख लीजिएगा आराम से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, फील करिएगा। मैंने बोला H2SO4 है 1 मोल। मैंने इसको एक्सेस ऑफ NaOH से न्यूट्रलाइज कराया। आप समझ गए लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा। और आपसे पूछा इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बताइए एनर्जी रिलीज कितनी होगी, ये पूछा। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, लिमिटिंग रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए और उसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला ये भी होता है मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल 1 है, वैलेंस फैक्टर 2 है, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। राइट, आपको निकालना था एनर्जी रिलीज। वेरी सिंपल,
1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर होता तो एनर्जी निकलती इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर। तो अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो एनर्जी निकलेगी 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। आंसर आ गया, इतनी एनर्जी निकलेगी। सो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चे, यहां पे पर इक्विवेलेंट मत लगा देना। पर इक्विवेलेंट किसका यूनिट होता है? पर इक्विवेलेंट यूनिट होता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। आपने यहां पे 13.7 इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल या 57.1 किलो जूल पर मोल। अब 2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है तो आपको मालूम है 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता तो एनर्जी निकलती इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर, दैट इज 13.7 किलो कैलोरी। तो अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो एनर्जी निकलेगी 2 इंटू 13.7 किलो कैलोरी। द आंसर इज 27.4 किलो कैलोरी। राइट, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। चुपचाप लिमिटिंग रिएजेंट को देख लिया करो। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके करना है। H2SO4 है 1 मोलर 500 ml और मैंने इसको ट्रीट किया है KOH से 1 मोलर 200 ml। और क्वेश्चन मैंने पूछा इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड बताइए कितनी हो। वीडियो को पॉज करके अपने आप करिए, मैं करने जा रहा हूं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सवाल है, हमें ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। हमें निकालने पड़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। मोलैरिटी दी है, फार्मूला लगाएंगे M V F। V होगा लीटर में, 1 500 बाई 1000, वैलेंस फैक्टर 2 होगा तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ गए। यहां पर भी लगाइए M V F। मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम ml में दिया, हम उसको लीटर में बदलेंगे। वैलेंस फैक्टर KOH का बच्चों 1 होगा तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 0.2। तो किसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है? KOH के कम है, तो यही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, चाहो तो फार्मूला लगा दो, एनर्जी रिलीज बराबर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। या सोच के करो, अगर लिमिटिंग रिएजेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट खत्म होता तो एनर्जी निकलती इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर। तो अगर 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है तो एनर्जी निकलेगी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई 0.2। सो द आंसर इज एनर्जी रिलीज्ड बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। चूंकि बच्चों ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी माइनस का 13.7 किलो कैलोरी और ग्राम इक्विवेलेंट है 0.2। अब आंसर आएगा माइनस का 2.74 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये एक इक्विवेलेंट के लिए एनर्जी नहीं आ रही है, अब ये 0.2 इक्विवेलेंट के लिए आ रही है। तो अब यहां पर इक्विवेलेंट कुछ नहीं लिखा जाएगा, पर इक्विवेलेंट इसमें लिखा जाता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा।
राइट बच्चों। चल बेटा, जब इतना मैं पढ़ा देता हूं तो यहां पर अब दो बातें मैं आपको और बताऊंगा, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ओके, बात नंबर 1 लिखेंगे, लिखेंगे इफ एसिड और बेस or both become weak, then enthalpy of neutralization is decreased from 13.7 kilocalorie, comma, the amount by which it decreases is called enthalpy of ionization of weak component। देखिए, देखो, अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों में से कोई भी लिमिटिंग हो, अगर उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है तो निकलने वाली एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, जो फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? फिक्स बच्चों इसलिए होता है कि एसिड HCl हो या H2SO4 हो, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनको तोड़ने के लिए हमें किसी एनर्जी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये भी 100% बच्चों टूट जाते हैं, चाहे कोई भी बेस हो। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% बच्चों ये टूट जाते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब एसिड की रिएक्शन आप बेस से कराते हैं, ये 100% अपने आयनों में टूट गए, इसने H+ दिया, इसने OH- दिया और दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया, और जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को आप कहने लगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यही मैंने सिखाया, ये सिखाया। आप इन दोनों को करा दो, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों टूटेंगे 100%। इसने H+ दिया, इसने OH- दिया, दोनों कंबाइन करके बनाएंगे वाटर। तो स्ट्रॉन्ग होने पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स क्यों होती है? क्योंकि ये 100% टूट जाते हैं, इनको तोड़ने में हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। परंतु अगर एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो जाए या दोनों वीक हो जाए तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होते, उनको तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 13.7 से कुछ कम हो जाती है। जितना एनर्जी कम हो जाता है उसी एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? किसी वीक पार्ट को 100% तोड़ने में जो एनर्जी यूज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, राइट। तो मैं अगर चाहूं तो ये लिखवा सकता हूं, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक कंपोनेंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग breaking of वीक कंपोनेंट को तोड़ने में जो एनर्जी यूज हो जाती है उसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। तो कभी भी बच्चों आपसे
इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पूछा जाए, कुछ मत करना। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब दोनों स्ट्रॉन्ग थे, उसका मॉड लिखना। मॉड का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना, साइन मत लिखना, और इसमें से माइनस कर देना उस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को जो वीक कंपोनेंट के दौरान निकल रही है, तो आपको मिल जाएगा इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो उसके इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से, जब दोनों में से कोई एक वीक था या दोनों वीक थे, उसके इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को माइनस कर दो तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करना है, साइन का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला HCN और NaOH है, ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनका हमने आपको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दिया 12.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। आप लोग देख रहे होंगे इसमें एसिड वाला पोर्शन वीक है, बेस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये तो अपने आप 100% टूट जाएगा, लेकिन इसको 100% तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एग्जामिनर ने आपसे यही पूछ लिया, इस वीक पार्ट का इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बताइए। तो हमारे लिए सवाल में कोई दम नहीं रह गई, हम सिंपल अपने फंडे का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल अपने फंडे का इस्तेमाल बच्चों करो, आ जाओ बेटा, करते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ कोर्स HCN की ही निकालनी है क्योंकि ये तो स्ट्रांग है। अगर दोनों स्ट्रांग होते तो एनर्जी कितनी निकलती, 13.7 किलो कैलोरी, और यहां पर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, 12.7 किलो कैलोरी। आप देखिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब दोनों को माइनस करेंगे तो 1 किलो कैलोरी पर मोल। बाबड़ा क्लियर हो गई? दिस इज योर आंसर। ध्यान रखिए, सिर्फ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है, बाकी जितनी भी इंथैल्पी होंगी आप हमेशा लिखेंगे पर मोल। इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। कुछ कंट्रोवर्सी आती है लेकिन वहां पर आपको फंसने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके, तो क्या मेरे स्टूडेंट ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और इसे कैसे निकालेंगे? स्ट्रॉन्ग वाले की वैल्यू तो फिक्स होती है ना हमेशा, 13.7, उसमें से माइनस कर देना वीक वाले का इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आ जाए। ओके बेटा, चले, तो ये पहला पॉइंट आपने पढ़ा। इसी पहले पॉइंट में एक निष्कर्ष ये भी तो निकल रहा है बच्चों कि जो वीक वाला कंपोनेंट है वो जितना वीक होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतना कम हो जाएगा। तो क्या यहां से ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना कम होता जाएगा इनका स्ट्रेंथ भी उतना कम होता जाएगा? तुम स्ट्रांग हो गए, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, तुम कमजोर हो गए, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा, तुम बहुत कमजोर हो गए, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत कम होगा। हाँ बच्चों, तो इस पॉइंट से एक निष्कर्ष हमारे सामने ये भी आता है, एक निष्कर्ष हमारे सामने ये भी आता है कि हम लिख सकते हैं 10 स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस is directly proportional to enthalpy of neutralization। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी 13.7 किलो कैलोरी। जैसे जैसे ये वीक होते जाएंगे
इसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो फटाफट तुरंत बताना। हमने आपको 3 एसिड दिए, HA1, HA2 और HA3। हमने इन तीनों एसिड को एक कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट किया, मान लो NaOH से ट्रीट किया, तो इनका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने आपको बताया माइनस का 12.7, माइनस का 13.7 और माइनस का 10.5, राइट। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हम नीचे लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो क्या मेरे स्टूडेंट के लिए ये सवाल 2 कॉली का है। सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन Ha2 के लिए है। आप देखिए इसकी वैल्यू तो सर्वोच्च वैल्यू के बराबर है, 13.7 के बराबर है, मतलब ये एसिड इन तीनों में सबसे स्ट्रांग होगा। इससे कम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका है, तो इसकी स्ट्रेंथ इससे कुछ कम होगी, और इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। सो दिस इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना कम, इसका मतलब है उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी तुमने खर्च कर दी। एनर्जी तुमने ज्यादा खर्च कर दी, तभी तो निकलने वाली एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी ज्यादा खर्च क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उसको तोड़ने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो साला बहुत वीक है। तो हम कह सकते हैं जिसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये फार्मूला इस प्रकार से प्रूफ होता है। बच्चों चलिए, इसी पहले पॉइंट में मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा। इसी पहले पॉइंट में मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, दैट इज HF. HF is the only weak acid whose enthalpy of neutralization is greater than 13.7 kilocalorie due to high hydration energy of फ्लोराइड आयन। वैसे तो बच्चों HF एक वीक एसिड है, तो इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग वाले से कम होना चाहिए, 13.7 से कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है कि वीक होने के बावजूद भी इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से ज्यादा होता है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। ये एक्सेप्शन है, बड़ा प्यारा एक्सेप्शन है, पूछा जाता है, इसको ध्यान आप रखेंगे, राइट बेटा। अच्छा, पहला पॉइंट बच्चों ये हो गया। चलिए चलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आखिरी दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए अभी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से समझाया कि जब लिमिटिंग रिएजेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता है तो निकलने वाली एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। अब सुनना मेरी बात, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ने बताया कि व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सुनना बच्चों, इन्होंने बताया जब 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन H+
गिवन बाई एसिड और OH माइनस गिवन बाई बेस से होता है, तो इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? जब 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है किससे? H प्लस गिवन बाई एसिड एंड OH माइनस गिवन बाई बेस से, तब हम इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एक दूसरा तरीका है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ने का। अब सुना बच्चों, अभी आपने बताया व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो आपने बताया कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स होती है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब सुनना, मैंने आपसे कहा था आप यहां पर पर मोल लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं पर मोल? सुनना बच्चों, अगर आप यहां पे पर मोल लिखना चाहते हो तो आपको आगे लिखना पड़ेगा ऑफ वाटर। जब वाटर के रेस्पेक्ट में हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल आप लिख सकते हैं ऑफ वाटर। इसका मतलब है 1 मोल वाटर जब बनता है H प्लस गिवन बाई एसिड एंड OH माइनस गिवन बाई बेस, तो निकलने वाली एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसलिए इसका यूनिट हो गया किलो कैलोरी पर मोल ऑफ वाटर। ओके बच्चों, बस इसको ऐसे पॉइंट ही आप याद रखना। बस कोई तुमसे कहे कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पर मोल में डिफाइन करो तो आप ऐसे डिफाइन करो। अदरवाइज मेरे भाई, इसके पहले तक मैंने जो पढ़ाया वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम हमेशा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करोगे। इस कॉन्सेप्ट से करने का प्रयास कभी मत करना। आंसर आता है लेकिन आप उलझ जाते हो, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम साइड में पढ़ा देते हैं। बस हमारा मेन पॉइंट था जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। 1-2 पॉइंट बच्चों और भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। फिर भी हमने आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी। आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपका सॉल्व होगा। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री पूरी खत्म हो गई है। अब अगले लेक्चर में बच्चों आपको मिलेगा थर्मोडायनामिक्स। अच्छे से इसको लिखकर पढ़ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो बच्चों, आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में कई प्रकार की एंथैल्पी